फेडरलिज्म इंडियन एस्पेक्ट में क्या है? फेडरेशन का बड़ा सीधा सा मतलब जो है, जहाँ पर कि डिवीजन ऑफ पावर है, जहाँ पर कि सेंटर और स्टेट के बीच जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है गवर्नेंस चल रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, प्रोटेक्टिव मेजर के रिगार्ड में जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉस के रिगार्ड में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बारे में एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है, जहाँ पर कि सेंटर और स्टेट जो है अपनी अपनी इन पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो डिक्शनरी मीनिंग हो गई फेडरेशन की, कि एज इट इज एग्जैक्टली फेडरेशन है क्या जो है। फेडरेशन का जो सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ करता था वो था आपका जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बाद जो है बहुत सारे देशों में जो है इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपने यहाँ अडॉप्ट किया। जो है फेडरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूएस लेके चला था जो है, कि जहाँ पर कि सेंटर और स्टेट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था जो है कि हम और आप जो है अपने अपने कुछ सेंट्रल इश्यूज हैं जो सिर्फ सेंटर के फेवर में होंगे जो है, बाकी और चीजों में जो है स्टेट्स जो है वो अपने आप अपने फाइनेंस जो है नहीं होगा। जो फेडरेशन की इस सिस्टम को जो है और भी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, जो है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा, जिन्हें जिन्हें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरेशन बोला जाता है। हमारा हिंदुस्तान भी उस चीज से अछूता नहीं था, लेकिन चूंकि हम उस समय ब्रिटिश गवर्न एक कंट्री थे जो है, हम गुलाम थे उस समय जो है, तो ब्रिटिशर्स के सामने भी सवाल था जो है कि हमें उस व्यवस्था को लागू भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत करना है, और साथ ही साथ हमें अपने डोमिनेंस को भी जो है इंडियंस के ऊपर बना के रखना है। हमारे यहाँ उस समय जो है फ्रीडम को लेकर जो है तमाम आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारी कोशिशें हो रही थी भारत को आज़ाद कराने की। जो तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कोशिश ये की कि फेडरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाया जाए, और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में जो है कुछ इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि ये जो इनकी फ्रीडम मूवमेंट है थोड़ी सी कम हो सके। इस फ्रीडम मूवमेंट को कम करने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने जो है एक अपना आइडिया दिया जो है, और फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो है, जहां पर कि फेडरल प्रिंसिपल के कुछ प्रोविजंस को वहां शामिल किया गया कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन होगा जो। लेकिन इसके लिए इंडियंस तैयार हुए नहीं, जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा हुआ था। उनका कहना था कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी एज पर सोसाइटल नीड के हिसाब से, जैसी हमारी इकोनॉमिक नेसेसिटी अभी की है, जैसी हमारी सोशल ज़रूरतें अभी की हैं, हम उसके हिसाब से अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, खुद का हमारा अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा जो है। फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो है, और उस फेडरेशन के प्रिंसिपल्स को जो ब्रिटिशर्स ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल किया था, उन कॉन्सेप्ट को हमने भी अपने यहाँ एज इट इज लिया। जो सिर्फ इतना कहा कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो यूनिटरी बिहेव करेगा जो है, और जनरल पोजीशन में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो आपका जो है वो फेडरल रहेगा जो है, यहाँ पर कि डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच रहेगा। स्पेशल कंडीशंस भी मेंशन कर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कह दिया गया जो है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो बेसिकली जो है फेडरल ही है, लेकिन इन स्पेशल कंडीशंस में जो है ये जो है यूनिटरी बिहेव करेगा। वो कोई इस रीजन की वजह से हमने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया था, उसके पीछे जो मेजर रीजन वो ये था कि हमारी उस समय की सोसाइटल नीड थी, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एट दैट टाइम। जिस सिचुएशन को इंडियंस उस समय फेस कर रहे थे, एक तरफ हम जो है क्या कहते हैं अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, तीसरी बात जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से निकलकर हम जस्ट आए ही थे जो है। तो इस पोजीशन में जो है, और साथ ही साथ जो है सोसाइटी लेवल पे जो है जो कुछ भी हमारे यहाँ था जो है दैट वाज नॉट गुड।
तो उन सबको लेकर एक सोशल रिफॉर्म भी हमें लाना था जो है, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना था जो है कि जो चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी के साथ अपने आप को बदल सके और जो उस समय की करंट सिचुएशन थी उसको भी प्रॉपरली हैंडल कर सके। इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में शुरू से ही लिख दिया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। वो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होगा, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल से हमने बता दिया हम इस फेडरेशन को जो है अडॉप्ट करने जा रहे हैं। वो फेडरेशन जो है हमारा अपना खुद का बनाया फेडरेशन होगा जो है, और उस फेडरेशन में जो है जहां पर कि स्टेट्स जो है वो हर एस्पेक्ट में फ्री नहीं होंगे, जैसे कि वो प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं। इसके पीछे पर्पस था कि हमारी जो उस समय की नीड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फेडरेशन का जो प्रिंसिपल हमने अपने यहाँ अडॉप्ट किया था, जहां पर कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन था। जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी को हमने अपने यहाँ अडॉप्ट किया था कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है सेंट्रल टेंडेंसी के साथ जो है वो यूनिटरी बिहेव करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी बिहेव करने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिटरी बिहेव है, बाकी नॉर्मल सेंस में इसका जो बिहेवियर है वो फेडरल बिहेवियर है। बाकी नॉर्मल सेंस में उसका जो बिहेवियर है वो फेडरल बिहेवियर है। तो इस सिचुएशन में हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया। यानी कि एक तरह से हमने जो है फेडरेशन प्योर नहीं, फेडरेशन क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्योर यूनिटरी नहीं, प्योर फेडरल नहीं, एक क्वासाई फेडरेशन हमने अडॉप्ट किया। क्वासाई फेडरेशन भी लोग इसे कहते हैं, या बहुत लोग इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां पर जो है सेंटर और स्टेट अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है इस फेडरेशन की गवर्नेंस को लेकर चल रहे हैं। फेडरल कॉन्टेस्ट के फेडरेशन के कॉन्टेस्ट में जो है, अगर हम आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, जिससे मैं अब तक जो इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, पीछे पर्पस मेरा यही था जो है कि सेंटर स्टेट के बीच अगर डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर स्टेट के बीच अगर चीजें कैटेगराइज्ड है जो है, जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंटर और स्टेट के बीच ये डिवीजन ऑफ पावर है, जहां पर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बता दिया गया है कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है जहां पर कि सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना रहे हैं। इस सिचुएशन में जहां एक्सक्लूसिव राइट है सेंटर का लॉ बनाने का, क्या उस एक्सक्लूसिव राइट में क्या स्टेट का इंटरफेरेंस हो सकता है? अगर स्टेट इंटरफेरेंस कर रहा है तो क्या ऐसे में स्टेट के अगेंस्ट सेंटर के पास एक्शन लेने की पावर है या नहीं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, या जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रहे हैं वो इस पर क्या कहते हैं? सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेकर जहां सेंटर और स्टेट के बीच कभी लीगल राइट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, जो कि आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन्ड है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में क्लियर कट कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कोल माइंस को एक्वायर करने की, हालांकि कोल माइंस स्टेट का सब्जेक्ट था जो है उस समय, तो कोल माइंस की जो पावर है इस रिगार्ड में अगर किसी पर्टिकुलर कोल माइंस का गवर्नमेंट जो है अधिग्रहण कर रही है, उसको एक्वायर कर रही है, तो उस पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है उसको वैलिड कहा था, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि यहाँ पर चूंकि स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, ऐसे में स्टेट जो है आर्टिकल 131 का राइट क्लेम कर सकता है। तो आर्टिकल 131 आपका कहता भी है कि ऐसा डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच जिस पर कि सेंटर या स्टेट के किसी लीगल राइट की डिपेंडेंसी की बात, यानी कि अगर सेंटर या स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, एक ऐसा डिस्प्यूट जो है जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है,
वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, उस पर सेंटर या स्टेट के लीगल राइट के कंट्राडिक्शन के रिगार्ड में ये सूट जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। अगर उनके राइट कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या उनमें से किसी एक के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस कॉन्टेस्ट में क्या सेंटर और स्टेट जो हैं कोर्ट जाते हैं या कोर्ट नहीं जाते हैं, इस रिगार्ड में आपका आर्टिकल 31 ये बात करता है। कुछ दिन पहले आपने देखा था, पिछले साल ही जो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को जो है बहुत सारे स्टेट्स ने लागू करने से मना कर दिया। चाहे ये स्टेट ऑफ केरला रहा हो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, राजस्थान रहा हो, ये ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो हैं जिन्होंने CAA अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दिया था। सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 131 में ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि क्या इनके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो इशू था, केरला गवर्नमेंट ने कहा था इस केस में कि जो CAA है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी का वायलेशन करता है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो है के अगेंस्ट है, ये वायलेटिव है जो है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ये हमारी कंट्री का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके अगेंस्ट है। मणिमाला प्लीज स्टॉप योर वॉइस। (21, 25) और फेडरल प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर फैब्रिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। साथ ही केरला गवर्नमेंट ने कहा कि जो पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल 2015 है और फॉरेनर्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2015 है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये धर्म विशेष के लोगों को ही जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में एंट्री दे रहा है, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है पूरी तरह से। और ऐसे में जो है जो कि रेशनल नेक्सस नहीं है रिगार्डिंग इट्स इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। फिर वो कहते हैं कि ऐसे में जो है इस रिलीजियस बेसिस पर ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये बनाया गया। उसी समय जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है भी कहा था जो कि वो भी इस एक्ट के प्रोविजंस को अपने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का दूसरा इशू था, उन्होंने NIA एक्ट 2008 को चैलेंज किया था, कहा कि NIA एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर कि ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज है। छत्तीसगढ़ स्टेट कोर्ट में कहता है कि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ऐसे में सेंट्रल पुलिसिंग एजेंसी का होना जो कि स्टेट पुलिस की पावर को ओवरराइड कर रही है, और साथ ही इसमें ऐसा कोई प्रोविजन मेंशन नहीं था इस पर्टिकुलर NIA में जो है कि जो कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले रहा हो। ऐसे में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बिना स्टेट गवर्नमेंट की पुलिसिंग की परमिशन लिए हुए जो है कोई एक सेंट्रलाइज्ड पुलिसिंग एजेंसी जो है किस तरह से स्टेट में एक्शन ले सकती है। तो कोर्ट ने कहा जो है, तो स्टेट ने कहा जो है, कोर्ट में स्टेट ने कहा जो है कि ऐसे में ये जो है जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच जो है उसका वायलेशन है, और जो NIA है इट इज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। और ऐसे में ये जो हम क्या कहते हैं, जो सेंटर और स्टेट जो हैं जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ऐसे में ये जो NIA एक्ट है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। दो बातें हमने यहाँ देखी। NIA एक्ट जो छत्तीसगढ़ में चैलेंज हुआ वो तो ये समझ में आता है कि भाई स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिसिंग, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जो है पुलिस पर लॉ बना सकती है, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट्स का लॉ बनाने का जो है, और उनके सरकमफेरेंस में इंटरफियर करके जो है पार्लियामेंट लॉ बना रही है।
चलो ये समझ में आता है कि उस कंसर्न स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है और वो स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट अपने लीगल राइट के वायलेशन को लेकर आर्टिकल 131 में उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को क्लेम कर सकता है। वो डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट जिस पर कि सेंटर या स्टेट का कोई लीगल राइट डिपेंड हो रहा हो। लेकिन जो दूसरा इश्यू है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक्सक्लूसिवली जो है यूनियन लिस्ट का डोमेन है, ऐसा एक सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट का डोमेन है जो है, और उस पोजीशन में उस पर अगर पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो क्या कोई स्टेट ये कह सकता है कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को अपने यहाँ लागू नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो ऐसा करने से क्या आर्टिकल 131 में उसके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सवाल ये है। यूनियन लिस्ट आर्टिकल 11 पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 11 जो है आपकी रिगार्डिंग सिटीजनशिप लॉ के कॉन्टेक्स्ट में है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप के रिगार्ड में लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट ने अपनी इस लॉ का अपनी इस पावर का यूज करते हुए 1955 में ही जो है सिटीजनशिप एक्ट बनाया जो है। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 का ही हमारे यहाँ बन गया था जो है। उसके बाद से समय समय पर वो एक्ट जो है अमेंड होता रहा। जो पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि पार्लियामेंट ही जो है सिर्फ इस रिगार्ड में लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट की आपकी एंट्री 17 जो है ये आपकी सिटीजनशिप के रिगार्ड में प्रोविजन करती है, बताती है कि इसमें जो है क्योंकि यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ऐसे में आपकी जो जहां तक कॉम्पिटेंस की बात है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, ये बात शायद ज्यादा सही है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, ये ज्यादा सही है। इसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाई और पार्लियामेंट ने लॉ बनाने के बाद जो है सिटीजनशिप के रिगार्ड में कहा कि कंसर्न स्टेट इसको अपने यहाँ लागू करे जो है। अब सवाल ये कि क्या कोई स्टेट जो है ये कहे कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, और ऐसे में ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, और ऐसे में जो है हम इस तरह के एक्ट के अगेंस्ट जो है अपनी इस विधानसभा में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और उस रेजोल्यूशन के थ्रू हम पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, उसको वो वापस लीजिए। तो सवाल यहां पर ये कि क्या केरला गवर्नमेंट इस तरह का रेजोल्यूशन किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के अगेंस्ट ला सकती है, जबकि वो पार्लियामेंट्री एक्ट जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के डोमेन का ही है, यानी यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है जो। कोर्ट तो अब अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन लाना जो है या रेजोल्यूशन लाना और उस पर चर्चा करना जो है, ये जो है किसी भी विधानसभा का अपना राइट है, और कोई भी विधानसभा जो है अपने इस राइट को जो है यूज वो कर सकती है, ये उसकी अपनी पावर है जो है। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने अपने इस रेजोल्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ का कहीं पर विरोध कर रहे हैं, या उस सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ को वो अपने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ को अपने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जो है, ऐसा कहीं पर भी उनके इस रेजोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे में जो है इस तरह के प्रोविजन जो है क्या उस कंसर्न स्टेट पर लागू होंगे या लागू नहीं होंगे। एक वाकया और बताता चलूं आपको। आधार एक्ट को चैलेंज करते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2017 में कहा था कि आधार एक्ट जो है ये आर्टिकल 32 का ये वायलेशन है जो है
इक्वलिटी प्रोविजंस का वायलेशन है जो है, और ऐसे में जो है ये स्टेट के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्या स्टेट के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, और क्या स्टेट जो है उस राइट को आर्टिकल 32 में क्लेम कर सकता है? तो उसके लिए ममता बनर्जी को आना पड़ता उस समय जो है, कि स्टेट खुद चलकर आएगा जो है। सवाल ये था कि क्या स्टेट के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, कि वहां पर जो उस समय की चीफ मिनिस्टर थी उनके राइट का वायलेशन हुआ है। और उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा इस केस में, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि चूंकि सीएए जो है ये आर्बिट्रेरी है, केरला गवर्नमेंट फिर से आ जाते हैं कि सीएए जो है ये आर्बिट्रेरी है और इसीलिए इसको हम लागू नहीं कर सकते। सीएए को अपने यहां लागू हम नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि अगर सीएए आर्बिट्रेरी है और सेंटर की बनाई हुई लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट बाउंड है, आर्टिकल 256 रीड विद आर्टिकल 365 रीड विद आर्टिकल 356, इन तीनों प्रोविजंस को अगर हम मिला के पढ़े जो हैं, तो स्टेट्स आर बाउंड टू कंप्लाई विद द लॉ एज पर मेड बाय द सेंटर। सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस को स्टेट बाउंड है एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टेट कैन नॉट से दैट we are not in this position to implement that particular law that was made by the parliament. आर्बिट्रेरली है वो, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, या संविधान के अगेंस्ट है, तो इसको तय करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जो है कि वो जो कंसर्न एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो है। इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं तय करता है तब तक स्टेट्स को उन लॉ को अपने यहां लागू करना ही पड़ेगा। स्टेट्स आर बाउंड टू इंप्लीमेंट दोज लॉ जो है। इसलिए अब सवाल ये कि क्या जिस फेडरलिज्म को ये कंसर्न स्टेट क्लेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सेंटर की बनाई इस पर्टिकुलर लॉ को अपने यहां एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यानी कि एक तरह से जो फेडरलिज्म का जो मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है कि जहां पर कि स्टेट्स आर ट्राइंग टू पुट देयर नोज इन द एरियाज ऑफ एरिया वेयर द पोल्यूशन और एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द पार्लियामेंट। कोई पर्टिकुलर एरिया है जो कि पार्लियामेंट के लिए ही डिफाइंड है कि सिर्फ इस पर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, तो क्या उस डोमेन में जो है क्या स्टेट्स का इंटरफेरेंस हो सकता है? क्या स्टेट जो है क्या कहते हैं इस जो है डोमेन में क्रॉस कर सकते हैं? तो ऐसे में जब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है स्टेट का जो है, और जिस रिगार्ड में सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है कैपेबल है जो है क्या कहते हैं कि वही सिर्फ इस कॉन्टेस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया इंट्री 17 यूनियन लिस्ट। तो इस रिगार्ड में स्टेट की पावर यहाँ पर कोई नहीं है। स्टेट किसी भी तरह से जो है सेंटर की इस बनाई लॉ को जो है चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जुडिक्शन की बात करता है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिविल डिस्प्यूट का कोई अगर मामला है सेंटर और स्टेट के बीच में जो है, तो सिर्फ और सिर्फ वही मामले वहां सुने जाते हैं। यानी कि कोई प्राइवेट पर्सन, हम आप या कोई इस तरह का भी, वो जो है आर्टिकल 131 में क्लेम राइट को नहीं कर सकता है। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं जिनके बारे में आर्टिकल 131 में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ वही जो है चैलेंज कर सकती है। आर्टिकल 131 का अगर हम सब्जेक्ट मैटर देखें जो है, तो सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि भाई, क्योंकि आर्टिकल 131 की जो रीडिंग है वो शुरू ही होती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट जो है, यानी कि आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूडिक्शन है वो ज्यूडिक्शन ओरिजिनल ज्यूडिक्शन है, लेकिन वो जो ज्यूडिक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उस पर सब्जेक्शन लगा हुआ है। सब्जेक्शन उसके प्रोविजन में दिया है 131 में लास्ट में जो है कि अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर लॉ है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस से पहले ही चली आ रही है, वो कोई ट्रीटी हो सकती है, वो कोई डिटर्मिनेशन हो सकता है, वॉट एवर एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 131, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब कि आर्टिकल 131 में सेंटर और स्टेट के बीच अगर
कोई डिस्प्यूट है जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर है, उसके रिगार्ड में अगर रेमेडी कहीं और बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे हम देखते हैं कि वाटर डिस्प्यूट का मामला है, वाटर डिस्प्यूट का मामला है जहां पर आर्टिकल 131 का इंटरफेरेंस नहीं है, जहां पर वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो है, जहां पर कि पानी के बंटवारे को लेकर जो है, अगर राज्यों के बीच कोई मामला है तो एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है, एक बोर्ड बनेगा जो है, उस बोर्ड के डिसीजन जो है वो फॉलो किए जाएंगे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल जुडिक्शन में उस तरह के मामलों को नहीं सुन रहा है। यानी कि आर्टिकल 130 कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 131 में जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है स्टेट्स और सेंटर के बीच किसी डिस्प्यूट पर, वो डिस्प्यूट जिस पर कि जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर है, जिस पर कि उन फंक्शनरीज का या पार्टीज इन डिस्प्यूट का कोई लीगल राइट सबसिस्ट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, उनके उसकी बात करता है। अगर इस डिस्प्यूट के रिगार्ड में कोई और रेमेडी कहीं और बताई गई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो इस सिचुएशन में अगर चीजें प्रॉपरली कहीं किसी और आर्टिकल में मेंशन्ड हैं, जहां बता दिया गया है कि आर्टिकल 131 के अलावा भी जो है सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई मामला है तो वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू गवर्न होगा, यानी कि सब्जेक्शन जो है आर्टिकल 131 में लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो है अब सवाल फिर से यही है कि क्या इस पोजीशन में, जबकि सेंटर की बनाई हुई लॉ को कंसर्न स्टेट लागू नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस लॉ को लागू करने से उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या जिस राइट के वायलेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो राइट वही राइट है जो कि आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है? क्या ये वही राइट है क्या जो कि आर्टिकल 131 में मेंशन्ड है? अगर ये वो राइट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर जुडिक्शन होगा या जुडिक्शन नहीं होगा? सवाल ये है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है रिगार्डिंग या रिलेटिंग टू लीगल राइट्स ऑफ पार्टीज। Now here in Article 131, now the court has to decide in that particular case, in particular case, that whether the state government have legal right or not. यहाँ पर कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या सेंटर की बनाई हुई, सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस सीएए के प्रोविजंस को अपने स्टेट में लागू करने के रिगार्ड में क्या उस पर्टिकुलर स्टेट के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और इस सिचुएशन में क्या जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 131 में इस तरह की रिट को जो है इस तरह के रिट को सुनेगा या नहीं सुनेगा, जो है क्या इससे स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है या वायलेशन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैन द सुप्रीम कोर्ट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 131? एक बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ की बेसिस पर, जैसा कि कहा, जिस पर कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन के रिगार्ड में उस पर्टिकुलर लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकता है या नहीं चेक कर सकता है? तो आर्टिकल 131 में जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है उस रिगार्ड में जो है क्या सुप्रीम कोर्ट जो है चेक करेगा? एक सवाल ये भी है। किसी लॉ की वैलिडिटी को चेक करने का जो राइट है वो कहाँ दिया है? वो पार्ट 3 में दिया गया है कि पार्ट 3 इज द ग्राउंड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ लॉ। पार्ट 3 इज द ग्राउंड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है। अब सवाल ये कि किसी स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो क्या उसके लीगल राइट के वायलेशन की बेसिस पर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर सीए एक्ट की वैलिडिटी को चेक कर सकता है या नहीं चेक कर सकता है? या स्टेट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट कब चैलेंज करेगा? स्टेट किसी एक्ट को कब चैलेंज करेगा? स्टेट किसी एक्ट को चैलेंज तब कर सकता है
जबकि वो उस एक्ट को इनकम्पिटेंसी की बेसिस पर चैलेंज कर सकता है कि भाई कि पार्लियामेंट के पास तो पावर ही नहीं इस पर लॉ बनाने की जो है। जैसे आपने देखा था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले केस में जो है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले केस में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है भाई कि कोर्ट कहता है कि भाई हाँ कि ये जो कंसर्न स्टेट है जो है ये जो है सॉरी जो जहां तक माइंस का मामला है वो स्टेट का सब्जेक्ट था, और स्टेट के सब्जेक्ट में अगर सेंट्रल लॉ बना रहा है तो इस सिचुएशन में उस स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। और ऐसे में जहां तक कॉम्पिटेंसी की बात है तो कॉम्पिटेंट स्टेट है तो सेंटर यहां पर लॉ नहीं बना सकता है। वो कोर्ट का डिसीजन उस वाले केस में था। यहां क्या मैटर है, यहां क्या मामला है, यहां मामला ये है कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम्पिटेंसी की बेसिस पर चैलेंज कर सकता है। अब फिर हम बढ़ते हैं एक सोल्यूशन की तरफ कि क्या स्टेट के इस एक्शन पर या कहूं कि जब स्टेट ये मानने से इनकार कर दे कि हम उस पर्टिकुलर लॉ को अपने यहां लागू नहीं करेंगे, तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 256 में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। 365 में उसे इन्फॉर्म करके 356 में ये कह सकती है पार्लियामेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट ये कह सकती है कि उस कंसर्न स्टेट की जो गवर्नेंस है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है। देयर इज सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट जो है, और उस बेसिस पर वहां पर इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। और ऐसे में जो है ये क्या कहते हैं, इस तरह से जो है सेंटर और स्टेट के बीच अगर फेडरलिज्म की बात है तो जहां जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की जो बात है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाई है अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में रहते हुए और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, प्रोटेक्टेड है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाई है जो कि आर्टिकल 11 में मेंशन्ड है, और यूनियन लिस्ट जो कि यूनियन का एक्सक्लूसिव राइट है लॉ मेकिंग के रिगार्ड में, उसकी एंट्री 17 की बेसिस पर लॉ बनाई है जो कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड और मैंडेटेड है। उस पर्टिकुलर लॉ को कोई स्टेट ये कहे कि मेरे फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए इस बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर लॉ को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे, चाहे वो आधार के प्रोविजंस रहे हों, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो एनपीआर या जनसंख्या नियंत्रण रजिस्टर है उसके प्रोविजंस रहे हों, या चाहे आपका जो है ये सीएए एक्ट के प्रोविजंस रहे हों। क्या इस तरह कोई स्टेट ये कह सकता है कि ये जो है उस पर्टिकुलर एक्ट के फंडामेंटल राइट या उस एक्ट के उस पर्टिकुलर स्टेट के लीगल राइट का वायलेशन है? तो आज हमारे डिस्कशन का जो है यही टॉपिक था जो है।